हाँ जी बच्चे, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इस तरह से पढ़ते रहें। ठीक है। हम लोग क्या हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितनी संख्या होती है, ऐसा सब कुछ पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है। किसके बारे में? व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि जो व्यंजन होते हैं इनकी क्या परिभाषा होती है या फिर व्यंजन किसे कहा जाता है, तो देखेंगे कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जबकि स्वरों में मैंने बताया था कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता से बोले जाते, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते या फिर स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक, इस तरह से इसकी परिभाषा हो जाएगी। अगर आपसे कहा जाए कि जो व्यंजन होते हैं ये व्यंजन कितने होते हैं, हिंदी में स्वर की संख्या मैंने 11 बताई थी, लेकिन अगर व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो आप बताएंगे 33। ठीक है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। इसी को दूसरी भाषा में हल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हल प्रत्याहार में आते हैं। किस में आते हैं? हल प्रत्याहार में आते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि व्यंजन की मात्रा कितनी होती है, व्यंजन की मात्रा कितनी होती है, जैसा कि स्वरों में बताया था, जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो एक मात्रिक होते हैं, जो दीर्घ स्वर होते हैं वो द्विमात्रिक होते हैं, और जो प्लुत स्वर होते हैं वो त्रिमात्रिक होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यंजन की कितनी मात्रा होती है तो आप बताएंगे कि व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं, इनकी आधी मात्रा होती है। इसीलिए ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, क्योंकि आधी मात्रा में इनको उच्चारित नहीं किया जा सकता है, तो इनको स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाता है। ठीक, तो ऐसा आपने जान लिया। आगे देखेंगे कि जो व्यंजन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे कि इसके मुख्यतः तो 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। लेकिन पढ़ेंगे हम कुछ और, जैसे संयुक्त, उच्छेद आदि जो व्यंजन के प्रकार होते हैं, लेकिन माने नहीं जाते हैं। अगर पूछा जाए व्यंजन कितने प्रकार के हैं तो सिर्फ 3 आंसर सही होगा। मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, उसमें सबसे पहले होते हैं स्पर्श व्यंजन। पहला क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। ठीक है। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। तो हम लोग यहाँ सिर्फ साधारण भाषा में जान लेंगे, अभी सबके बारे में विस्तृत जानेंगे। स्पर्श की संख्या यहाँ 25 होती है। ठीक है। स्पर्श की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अंतस्थ की संख्या 4 होती है। अंतस्थ की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म की संख्या भी 4 होती है। ठीक है। ऊष्म की संख्या भी 4 होती है। तो अभी आपने देखा कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं और इनमें कितने कितने वर्ण आते हैं। तो आपने देखा 25 और 4 29 और 4 33। तो इस तरह से यही मुख्यतः 33 व्यंजन माने जाते हैं, और भी जो होते हैं उनको गिना नहीं जाता है। तो आपने देखा कि 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कौन कौन होते हैं और इनका क्या क्या उच्चारण स्थान होते हैं। अभी के लिए स्पर्श व्यंजन सिर्फ देखेंगे, तो सिर्फ यहाँ हम स्पर्श व्यंजन लिख रहे हैं और अभी हटा रहे हैं, बाद में इनको हम लिखेंगे। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करने में कोई ना कोई उच्चारण स्थान का स्पर्श होके, मतलब किसी न किसी कंठ, तालु, मूर्धा आदि से उच्चारित किए जा रहे हैं, छू के निकल रहे हैं, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगला, इनको और क्या क्या कह सकते हैं? इन्हीं स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है।
अब वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्गों में विभक्त होते हैं, ठीक है। और जो व्यंजन है, जो वर्गीय व्यंजन है, इतने इसके कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। 5 वर्गों में विभक्त हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है, इसीलिए इनकी संख्या 25 हो जाती है। और इनको दूसरे किस नाम से जानते हैं? दूसरे इनको उदित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदित व्यंजन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा कि अधिकांशतः इनकी संख्या 25 से ज्यादा है, और जो भी भाषा का उदय होता है, सर्वोदय होता है, विकास होता है, उसमें इन्हीं का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको उदित व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ग में विभक्त होते हैं। तो कितने वर्ग होते? 5। कौन कौन से? का। कौन कौन से वर्ग होते हैं? का, चा, ट, त, प, ठीक है। ये 5 वर्ग होते हैं। कचट, टप। तो आप कहेंगे कि का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, या, ये 5 वर्ण आते हैं, ठीक है। का वर्ग में ये 5 वर्ण आते हैं। चा में चा, छा, जा, झा और या, ये 5 आते हैं, ठीक है। 5 कौन कौन से? चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और ड़ा आते हैं। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा आते हैं। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना आते हैं। ता, था, दा, धा, ना आते हैं। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा आते हैं। तो इस तरह से देखा आपने कि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। तो अगर हम इनकी संख्या करें तो ये 25 हो जाता है। अगर इसका कभी कभार क्या होता है, सूत्र पूछ लिया जाता है, तो इसका सूत्र क्या होता है? कादयो म वसानः, म वसानः, कादयो म वसानः स्पर्शः, कादयो म वसानः स्पर्शः। इसका भी मतलब वही है। क्या मतलब है? कि का से लेके माँ तक, इसमें आपको बताया गया का से माँ तक जो भी व्यंजन है, वर्ण हैं, उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक। कितने हैं? 25 हैं। कौन कौन से? अब इनमें से कुछ लिखा हो, कुछ और दूसरे, और आपसे कहा जाए कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो जो भी दूसरा होगा वो स्पर्श व्यंजन नहीं होगा इनके अलावा, ठीक है। ऐसा अगर इनमें से क्या होता है कि इनका उच्चारण स्थान, यही याद करने का सरल तरीका है। जैसे कि उच्चारण स्थान का सूत्र होता है, सूत्र उच्चारण स्थान का होता है कता, मुदो, ना, ठीक है। कता, मुदो, ना, ये उच्चारण स्थान का सूत्र है। यहाँ ना का मतलब नासिका से है, और यहाँ पे दा में 2 चीजें हैं, ओ और दा। तो ओ का मतलब ओष्ठ से है, और दा का दंत से, मुंह का मूर्धा से, ता का तालु से, का कंठ से। जैसा कि जो लिखा है वही यहाँ देखेंगे। तो इस पूरे का वर्ग का उच्चारण है वो किससे उच्चारण किया जाता है? वो कंठ से किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घा का उच्चारण स्थान क्या है, तो बताएंगे कंठ। का कंठ, खा का कंठ, गा का कंठ। जहां तक कि इसका भी कंठ ही माना जाता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा और भी तरीके हैं, तो उसे देखेंगे। तो इस तरह से पहला आपने देख लिया कि यहाँ कंठ आ गया। अगला उच्चारण स्थान है तालु। तो इस चावर का पूरे का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। तो चा, छा, जा, झा, या कोई भी का उच्चारण स्थान पूछा जाए तब तालु बताएंगे। और अगला लिखा है मूर्धा। तो इस टावर का पूरे का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? मूर्धा हो जाता है। क्या हो जाता है? मूर्धा हो जाता है, ठीक है। और आगे देखेंगे कि आगे इसमें दा लिखा है, तो दा में उच्चारण स्थान में क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा, ठीक। दा का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। तो ता, था, दा, धा, ना, इनमें से किसी का भी उच्चारण स्थान पूछा जाए तब आपका आंसर हो जाएगा दंत, ठीक है। आगे देखेंगे पा।
तो आपने देखा कि दा के साथ हमने ओ बनाया है, दो लिखा है, तो दा का तो उच्चारण स्थान दंत हो गया, मतलब कि ता था दा धा ना का। लेकिन अगर पा फा बा भा मा का पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है? है कि दूसरा नंबर अंतस्थ व्यंजन का होता है। दूसरा किसका होता है? अंतस्थ व्यंजन का होता है, और इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, और इनका प्रत्याहार यड़ होता है। ठीक है, इनका प्रत्याहार यड़ होता है, और यड़ में या रा ला वा 4 वर्ण आते हैं। यड़ में कौन से 4 वर्ण आते हैं? या रा ला वा। ठीक, या जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान तालु है। यहाँ पे दोनों चीजें आपकी कवर हो रही हैं, एक तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और इनके उच्चारण स्थान भी आपको याद हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि तालु ये लिखा है, तो इस लाइन में या का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, और रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ये बहुत पूछा जाता है, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है, रा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ला का उच्चारण स्थान, जैसा आपने केवल तालु से शुरू किया, अब पहले नंबर पे यहाँ मतलब हमें तालु मिला, उसके बाद मूर्धा, अब दंत, तो ला का उच्चारण स्थान दंत क्रम से, ला का उच्चारण स्थान दंत। ठीक है, अभी वा का उच्चारण स्थान आप देखेंगे, वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। ये जो उच्चारण स्थान है, ये एक वर्ण का हमारा मतलब कि डबल संयुक्त उच्चारण स्थान है, इसलिए ये ज्यादा पूछा जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो वाह हमारा 4 से 5 बार तक पूछा जा चुका है, और अधिकांश ये हर बार पूछा जाता है। तो वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, ला का दंत, रा का मूर्धा, या का तालु, ऐसे याद रखेंगे, या रा ला वा, और टी एम डी डी। ठीक है, इस तरह से। लेकिन इस डी में ओष्ठ भी जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे? ओष्ठ भी जोड़ लेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये 4 वर्ण अंतस्थ कहे जाते हैं। इनको बोलने में हमें पहले जो ऊष्मा है वो अंदर की ओर ले जाके बाहर निकालते हैं, इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, अगला ये है कि इनको और किस नाम से जानते हैं? इन्हीं अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अभी हम लोग अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं को अर्ध स्वर कहा जाता है। लेकिन अगर इसमें कहा जाए कि इस अंतस्थ में जो अर्ध स्वर हैं वो किनको कहा जाता है, ठीक है, आपको कैसे ऑप्शन आ सकते हैं? अगर इनमें से आपको ये 3 ऑप्शन मिले या फिर ये चारों मिले, तो इसमें आपका जो पहला शब्द है या, और दूसरा है जो लास्ट है वा, इनको अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर सेमी वोवेल, इसका मतलब होता है कि ये हमारे जो हैं स्वर का भी काम कर रहे हैं और व्यंजन का भी काम कर रहे हैं। जैसे ये हुआ होता है, आपने देखा होगा कि इस तरह से भी लिखा जाता है, और हमारा हुआ है इस तरह से भी लिखा जाता है। तो आपने देखा या किसका काम कर रहा है? आ का, और दोनों हमारे सही हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। इसी तरह इसमें भी हो जाता है, जैसे कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है, और हुई ऐसा भी लिखी जाती है। ठीक है, हुई इस तरह से जो होता है वो ऐसे भी लिख जाता है और ऐसे भी लिख जाता है। तो यही होता है कि हमारे जो स्वर का भी काम कर रहे हैं और व्यंजन का भी काम कर रहे हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये हो कि अर्धस्वर कहा जाता है और आपका अंतस्थ, स्पर्श या फिर आपका ऊष्म व्यंजन जो है वो ऑप्शन में हो, तो आपका अंतस्थ सही होगा, क्योंकि ये या और वा किस में आते हैं? अंतस्थ में आते हैं। लेकिन अगर इनमें से ऐसे कोई ऑप्शन दिए रहे हो तो एग्जैक्ट आपका या और वा 2 अर्धस्वर माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 2 अर्धस्वर माने जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या है, और इनको किस नाम से जानते हैं? अर्धस्वर नाम से जानते हैं। ठीक, अगला देखेंगे हम लोग। अगला हमारा तीसरा नंबर है व्यंजन का। तीसरा नंबर व्यंजन का है ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। तीसरा नंबर क्या है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है,
ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ऊष्म का क्या मतलब होता है? गर्म। इसका मतलब है कि इन वर्णों को बोलने में गर्म वायु बाहर निकलती है। ठीक, इन वर्णों को बोलने में गर्म वायु बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। पहली बात, इनका जो प्रत्याहार होता है वो सल होता है, जैसे इनका यड़ होता था। ठीक है, और ऊष्म वर्ण की संख्या भी 4 होती है। ठीक, ऊष्म वर्ण की संख्या भी हमारी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ये सा, दूसरा ये, और ये। ठीक है, अगला हा। दिखाई दे रहा है आपको, आप लोगों को? तो आप देखेंगे 4 वर्ण हैं, सा हा। ठीक है, सा हा, तीनों सा, और तीनों सा हमारे, और एक हा। इनको क्या कहा जाता है? ऊष्म वर्ण कहा जाता है। और ऊष्म वर्ण की संख्या कितनी है? 4 संख्या है। कौन सा प्रत्याहार है? सल प्रत्याहार है। याद रखेंगे, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसा कि मैं बता रही हूँ। जैसे कि सा का इसका उच्चारण स्थान क्या हो सकता है? इसका उच्चारण स्थान तालु हो सकता है। जिस तरह से यहाँ आपने जो लिखा था तालु से शुरू किया था, उसी तरह से यहाँ भी सा का इसको तालु से उच्चारित किया था, इसीलिए इसको, इस सा को तालव्य सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तालव्य सा कहा जाता है। ये इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है, इसीलिए इस सा को मूर्धन्य सा कहा जाता है। ठीक, याद रखेंगे, मूर्धन्य सा कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान दंत होता है, इसीलिए इसको दंतव्य कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? दंतव्य कहा जाता है। और आगे देखेंगे, इसका उच्चारण स्थान जो हम लोगों ने शुरू में सबसे पहले कंठ लिखा था, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। याद रखेंगे, कैसे याद रख पाएंगे? कि यहाँ से शुरू करेंगे, आपने ऐसे 3 लिख दिए, अब इसके आगे हम सबसे ऊपर वाले पे चले जाएंगे, हा के लिए, कंठ के लिए। ठीक, हा का कंठ, तो सा तालु, सा मूर्धा, सा दंत, हा कंठ, ये इसके उच्चारण स्थान हो गए। इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन एक प्रकार का व्यंजन का प्रकार है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो ये 3 मुख्यता हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। आपसे कहा जाए स्पर्श की संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे 25। अंतस्थ की संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे 4। और ऊष्म की संख्या कितनी होती है, तो वही बताएंगे 4। ठीक है, कौन कौन से, अब मान लो इसमें से 3 दे और एक यहाँ से, और कहें कौन सा ऊष्म नहीं है, तो आसानी रहेगी। या फिर ये चारों दिए हों, ये चारों दिए हों, इनमें से कोई 4 दिए हों, और आपसे कहा जाए कौन सा अर्ध स्वर है या फिर कौन से अंतस्थ व्यंजन है, तो ये इस तरह के आ जाएंगे। ठीक, तो ये आपने देखा कि जो 3 मुख्य प्रकार होते हैं वो ये होते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके आगे हम लोग अगला जो व्यंजन का प्रकार होता है लेकिन उसको गिना नहीं जाता है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला कौन सा प्रकार होता है। अगला हमारा व्यंजन का प्रकार होता है, अगला होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जैसा कि आपने स्वर में भी पढ़ा था संयुक्त स्वर, तो संयुक्त का मतलब होता है कि ऐसे कोई वर्ण जो 2 वर्णों के मेल से बने हो। वहां स्वर का मेल हो रहा था, 2 स्वर मिल रहे थे, इसलिए संयुक्त स्वर कहा जाता था। यहाँ पे 2 व्यंजन मिलेंगे, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन का नाम दिया गया है। ठीक, अगर कहा जाए कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या भी 4 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले छा और त्रा, ठीक, ज्ञा, और इस तरह से स्रा, ये 4 क्या क्या कहलाए जाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। ऐसा पूछ लिया जाता है, 3 इधर से 1 उधर से, कौन सा संयुक्त व्यंजन में नहीं आता है, तो आपका जो भी अलग लिखा होगा इनके अलावा वो संयुक्त व्यंजन में नहीं आएगा। ऐसा तो आपने जान लिया, छात्र, ज्ञा और स्रा। आपसे पूछा जाता है
कि ये जो छ है ये संयुक्त व्यंजन है, तो फिर ये किन दो वर्णों से मिलके बना है, किन दो व्यंजनों से मिलके बना है, ऐसा ज्यादा पूछा जाता। अधिकांशतः एक या दो टैट के बाद हर बार पूछा ही जाता है। तो इसमें आपका का और इस तरह से सा से मिलके बना है, ठीक है। तो ये अगर इसके अलावा कोई सा बना है तो वो गलत हो जाएगा आपका। तो इसमें का और सा, इसीलिए जब छा बोलते हैं तो उसमें KSH इस तरह से उसका इंग्लिश होता है कक्षा, तो ऐसे करके लगता है कि का और सा दोनों का एक साथ उच्चारण हो रहा है, ठीक है। इसमें देख लेंगे, इसमें तो जैसा कि साफ दिख रहा है ता और रा से मिलके बना होता है, इसीलिए जब भी कहीं ता और रा एक साथ होते हैं तो वो इस तरह रूप ले लेते हैं, अर्थात इस तरह बना दिए जाते हैं, जैसा कि आपको शायद संधि में जो संस्कृत की संधि है उसमें पढ़ाया हूँ। आगे देख लेंगे, इसमें किन दो व्यंजनों से मिलके बना है, ये जा और या इससे मिलके बना है, ठीक, याद रखेंगे। जा और या, कौन सा, या, ठीक है। इसके अलावा कोई कुछ होगा तो वो गलत मान लिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये किन से मिलके बन रहे हैं, तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। सा प्लस रा, स्रा, जा प्लस या, ज्ञा, ज्ञा क्या ज्या बोलते हैं इस तरह से, ता प्लस रा त्रा, का प्लस सा छा, ठीक, ऐसा। तो आपने देखा कि ये संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं और किन किन से मिलके बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए कि इस छा का उच्चारण क्या हो सकता है, जैसा कि सभी का उच्चारण स्थान मैंने बताया, तो आप देखेंगे का किससे बोला जाता था, का हमारा कंठ से उच्चारित होता था, और सा किससे होता था, मूर्धा से, जैसा कि ये लिखा है मूर्धा से। तो यहाँ उसका उच्चारण स्थान क्या हो सकता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ मूर्धा हो सकता है, ठीक है, कंठ मूर्धा हो सकता है। ऐसा पूछा नहीं जाता, लेकिन हम लोग याद रखेंगे अगर पूछ दें तो जिन दो वर्णों से मिलके बने हैं उन्हीं दो के उच्चारण स्थान इसका उच्चारण स्थान हो सकता है, ठीक। ता का क्या होता था, दंत, और रा का मूर्धा, तो इसका दंत मूर्धा हो जाएगा, ठीक, दंत मूर्धा हो जाएगा। आगे देखो, जा का क्या होता था, चा छा जा, चा के लान में आता था, और चा का होता था तालु, और चा छा जा झा या उसी में, तो इसका एक ही उच्चारण स्थान तालु, क्योंकि आपने देखा था ये या चा छा जा झा या उसी की लाइन में, या फिर इसको ऐसे कह सकते तालु नासिका भी कह सकते हैं, ठीक, तालु नासिका या केवल एक तालु हो सकता है, ठीक है, तालु नासिका या फिर केवल तालु हो सकता है। सा का उच्चारण स्थान तालु और रा का मूर्धा, तो तालु मूर्धा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देख लो, आपने उच्चारण स्थान भी देख लिया और किन से मिलके बने हैं ये भी देख लिया। तो आपने देखा कि जो 3 मुख्य प्रकार होते हैं उनमें क्या होता है, या फिर जो इनको गिना नहीं जाता है लेकिन इससे संबंधित कितने आपके वर्ण हैं, या फिर किन किन वर्णों से मिलके बने हैं, या क्या इसका उच्चारण स्थान हो सकता है, ऐसा सब कुछ पूछा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या देखेंगे कि जो व्यंजन है इसमें ही होते हैं एक प्रकार का, ये गिने नहीं जाते हैं लेकिन ये पूछे जाते हैं, उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन। तो ये कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं, इनसे सिर्फ 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। कौन कौन से, ये कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है, इनकी संख्या 2 होती है। वो कौन कौन से 2 होते हैं, तो वो आपका एक होता है इस तरह से, और एक होता है इस तरह से, ठीक, इस तरह से। तो ये दोनों हमारे जो शब्द हैं इनको उच्छिप्त कहा जाता है, और इनकी ये विशेषता होती है कि ये हमेशा किसी शब्द के बीच में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ये हमेशा किसी शब्द के बीच में ही प्रयोग
किए जाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के द्वारा समझा दें, जैसे सड़क लिखा होता है तो आपने देखा कि हमारा शुरुआत में ये नहीं प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़का लिखते हैं हम लोग, लड़की लिखते हैं, तो आपने इस तरह से जो शब्द होते हैं उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसका शब्द मेढक, मेढक, ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन याद ये रखना चाहिए कि इनका जो प्रयोग है हमेशा शब्द के बीच में होता है और इन दो वर्णों को उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो एक ये भी व्यंजन का प्रकार था, आपने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में क्या होता है, सॉरी संस्कृत बोले, हिंदी में हम लोग व्यंजन का नहीं कहेंगे, ना ही स्वर ना व्यंजन। जैसा कि मैंने केवल डेफिनेशन इसकी बता दी थी, परिभाषा, कि जो अयोग वहा होता है वो क्या होता है, क्या बताएंगे, अयोग वहा, ठीक है, अयोग वहा क्या होता है। तो आपको बता दिया था कि जो अयोग वहा होता है ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ये ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, तो ये क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन, व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं, ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं, क्या, अयोगवाह। तो आपसे पूछा जाता कि हिंदी में जो अयोगवाह होते हैं ये कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि हिंदी में अयोगवाह की संख्या 2 होती है, जबकि संस्कृत में अयोगवाह 4 होते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने दोनों में बता दिया। तो हिंदी में जो 2 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहला विसर्ग होता है, पहला विसर्ग होता है, दूसरा अनुस्वार होता है, ठीक है, पहला विसर्ग और दूसरा अनुस्वार 2 होते हैं। तो ये दोनों हमारे, मान लो विसर्ग, अनुस्वार या फिर चंद्रबिंदु, इस तरह से 4 ऑप्शन हो और आपसे कहा जाए इसमें से कौन अयोगवाह है, तो विसर्ग या अनुस्वार एक साथ लिखा होगा या फिर ऐसा तीसरा ऑप्शन होगा कि दोनों। तो ये दोनों हमारे हिंदी के अयोगवाह माने जाते हैं, ठीक है, हिंदी के अयोगवाह माने जाते। इसका चिन्ह ऐसे होता है और इसका चिन्ह इस तरह से होता है, दोनों के ये चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किए जाते, किसी न किसी वर्ण पर चिन्हों द्वारा प्रयोग किया जाता है इनका। तो आपने देखा अयोगवाह क्या होता है, इनकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं, इस तरह से अयोगवाह के बारे में जान लिया। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे कि एक प्रकार से, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर पार्श्विक वर्ण किसे कहा जाता है, इस तरह से कभी कभार पूछ लिया जाता है। पार्श्विक वर्ण, प्रकंपी वर्ण, प्रकंपी वर्ण, ठीक है, या फिर या एक शब्द होता है स्पर्श, तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इसके साथ स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन होते हैं, ठीक है, स्पर्श संघर्षी। और एक शब्द होता है, और एक होता है जैसे कि वर्तस्य वर्ण, वर्तस्य वर्ण, ये हिंदी में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे हम हिंदी में बता रहे हैं। तो जब भी ऐसे कुछ वर्ण पूछे जाएं तो याद रखेंगे कि जो लुंठित वर्ण होता है ये रा होता है, क्या होता है, लुंठित वर्ण हमारा रा होता है। अच्छा, रा क्यों होता है लुंठित, जो रा है, रा का उच्चारण करने में जो जीव है वो एकदम लुट सी जा रही है, क्या हो रहा, रा बोलने में जीव लुट सी जा रही है, इसीलिए इसको लुंठित कहते हैं। याद रखने का एक तरीका है और वास्तव में ऐसा होता भी है, रा कहने से जीव लुटती सी है, इसलिए इसको लुंठित कहा जाता है। ला क्या होता है, ला पार्श्विक होता है, ठीक है, ला पार्श्विक, पार्श्विक का मतलब होता जीव का सबसे पिछला, लास्ट का हिस्सा ला बोलने में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको पार्श्विक वर्ण कहा जाता है, ठीक है। प्रकंपी का मतलब वही हुआ कि जिस वर्ण को बोलने में जीव हमारी एकदम कंपन जैसा करे तो वो प्रकंपी वर्ण कहा जाता है, ये भी हमारा रा होता है, ठीक है, प्रकंपी भी रा होता है और लुंठित भी रा होता है। और क्या देखेंगे, और देखेंगे कि जो वर्तस्य है
ये क्या हो सकता है, वर्तस्व में देख लेंगे, इसलिए क्योंकि इसका भी रा आंसर होता है। वर्तस्व कहें तो भी रा, प्रकंपी कहें तो भी रा, लुंठित कहें तो भी रा। सिर्फ पार्श्विक के लिए आंसर होगा ला। पार्श्विक के लिए क्या आंसर होगा, ला होगा। स्पर्श संघर्षी, अब आपको ऐसा तो पता चल गया कि ये हमारे स्पर्श वर्ण हैं, लेकिन स्पर्श में भी कुछ ऐसे स्पर्श हैं जो संघर्ष के साथ उच्चारित किए जाते हैं। उसमें क्या हो सकते हैं, उसमें हो सकते हैं ना, छा, जा, ना, छा, जा और झा। ठीक है, ये 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी कहे जाते हैं। मतलब स्पर्श तो है ही 25 वर्ण में आते हैं, लेकिन इसके उच्चारण करने में और संघर्ष करना पड़ता है, तो इसलिए ये स्पर्श के साथ संघर्षी भी कहे जाते हैं। ठीक, स्पर्श संघर्षी। तो ऐसे आपने देख लिया कि हमारा लुंठित क्या होता है, पार्श्विक क्या होता है, या फिर प्रकंपी क्या होता है, स्पर्श संघर्षी, और वर्तस्य क्या होता है। आगे कुछ और इसी तरह से क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए अलजिब वर्ण क्या होता है। अलजिब वर्ण क्या होता है, अलजिहव, अलजिहव, इसी को कभी कभी नुक्ता वर्ण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, नुक्ता वर्ण कह देते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये आपको सरल से, जैसे कि का, खा, गा और घा, इन 4 वर्णों के साथ क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से आपका एक बिंदु रेखा मिलता है, तो इनको आप अलजिहव या नुक्ता वर्ण कह सकते हैं। और ये इनका प्रयोग अधिकांशतः उर्दू भाषा में किया जाता है। जैसे कि कुछ लिखने में लिखा जाता, जो भी उर्दू में लिखा जाता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका इस तरह से जो नुक्ता या अलजिब वर्ण कहा जाता है। ठीक, याद रखेंगे, का, खा, गा, घा के नीचे पॉइंट पे जब कभी आपने देखा हो जैसे फिरोजाबाद लिखा होता तो उसमें भी हो जाता है इस तरह से यहाँ पे। तो ये पा, फा, बा, भा के साथ भी हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं केवल इसके साथ हो, तो पा, फा, बा, भा इनके साथ भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इनको अगर कहा जाए कि ऐसा दिखा आपको पॉइंट लगा हुआ, तो क्या इनको कहा जाता है, ये याद रखेंगे कि अलजिहब वर्ण या फिर नुक्ता वर्ण कहा जाता है। और इनका प्रयोग उर्दू भाषा में अधिकांशतः किया जाता है। ठीक, इनका प्रयोग उर्दू भाषा में अधिकांशतः किया जाता है। आगे देखेंगे, इतना यहाँ हम लोगों ने जाना व्यंजन के बारे में, लेकिन अभी हमारे व्यंजन के बारे में और भी जानना जरूरी है। जैसा कि क्या जान सकते हैं आगे व्यंजन के बारे में, ये जान सकते हैं कि जैसे कि जो व्यंजन होते हैं, आपने देखा होगा कि व्यंजन में अल्प प्राण, महाप्राण, या फिर हिंदी में अघोष, सघोष बहुत पूछा जाता है। तो ये क्या होता है और कौन वर्ण होते हैं, इन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्प प्राण देखेंगे। अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होता है कि अल्प का मतलब यहाँ थोड़ा होता है। अल्प का क्या मतलब होता है, अल्प का मतलब थोड़ा होता है, प्राण का मतलब ऊर्जा, प्राण। तो ऐसे वर्ण जिनके बोलने में हमें थोड़ी प्राणवायु प्रयोग करनी पड़े, प्रयोग होती हो, ठीक है, या फिर निकलती हो थोड़ी प्राणवायु, उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। तो ये कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है बहुत। ठीक है, तो अल्प प्राण जिनको बोलने में हमें कम प्राणवायु लगानी पड़े, कम प्राणवायु खर्च हो, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, पहली बात। तो ये क्या है, जो वर्गों के सभी वर्गों के पहले, जैसे कचटता वाली लाइन पूरी 5, और आपके जो तीसरे हैं जैसे का, खा, गा,
चा छा जा, इस तरह से जो तीसरे वर्ण हैं और जो पांचवें वर्ण हैं, ये हमारे पहली लाइन के पांचों, तीसरी नंबर के पांचों और पांचवें नंबर के पांचों हमारे क्या कहे जाएंगे, अल्प प्राण कहे जाएंगे। लेकिन सिर्फ इतने ही नहीं है व्यंजन, इसके साथ हम लोग कौन सा और अल्प प्राण होते हैं, अंतस्थ होते हैं। ठीक है, अंतस्थ प्लस लिख लेंगे यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो क्या कहेंगे कि ये सिर्फ जो अल्प प्राण और महाप्राण है ये व्यंजन का ही होता है। अगर कभी कभार पूछ लिया जाए जो स्वर हैं क्या वे अल्प प्राण है या फिर महाप्राण है, दो चीजें होती हैं, अल्प प्राण है या फिर महाप्राण, तो आप कहेंगे स्वर अल्प प्राण है, क्योंकि इनको बोलने में कम प्राणवायु लगानी पड़ती है। ठीक, तो इनकी संख्या आप देखेंगे पांच ये पांच है, पांच है। ठीक है, 5 5 10 5 15 और 4 19, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 19। ठीक है, ऐसा आपसे पूछा जाता है कि अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है, 19। तो अब आपका बचा दूसरा सेकंड नंबर महाप्राण। क्या बचा, महाप्राण। तो आपसे कहा जाए कि इसका जो अपोजिट होगा वो महाप्राण। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में अधिक प्राणवायु का प्रयोग करने पड़े तो उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे कि अब बचा हमारे कौन से, दूसरा जो सभी वर्ण दूसरे नंबर के हैं वो बचे और चौथे नंबर के बचे। ठीक है, लेकिन इसके साथ हम ऊष्म वर्ण को भी महाप्राण कहते हैं। किन वर्णों को, ऊष्म वर्णों को भी महाप्राण कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 5 5 10 और 4 14, इनकी संख्या हो गई 14। ठीक है, तो इनकी संख्या 19 और महाप्राण की संख्या 14। और प्राण क्या होता है आपने जान लिया, और महाप्राण क्या होता है ऐसा भी जान लिया। आगे हम लोग देखेंगे कि व्यंजनों का आघोष या सघोष भी होता है। आघोष, ठीक है, और सघोष। सघोष, इसी सघोष को घोष भी कहा जाता है। घोष कहा जाए या सघोष, अघोष सिर्फ एक ही शब्द होता है। तो क्या है कि अघोष में, अघोष का मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमारा जो कंपन है वो कम हो। ठीक है, और इनको बोलने में कंपन अधिक होता है। हो गया, ठीक। तो हम लोग देख रहे थे कि अल्प प्राण में हमारे 19 वर्ण आते हैं और महाप्राण में जो वर्गों का दूसरा नंबर के सभी 5 वर्ण और चौथे नंबर के सभी 5 वर्ण और इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, इनकी संख्या 14 हो जाती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो जाती है, इनकी संख्या 14 हो जाती है। तो महाप्राण अगर पूछा जाए तो वर्गों के दूसरे और चौथे, इनको बोलने में हमें प्राणवायु अधिक लगानी पड़ती है, इसलिए इनको महाप्राण कहते हैं। इसमें दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण आते हैं, तो इनकी संख्या 14 हो जाती है, पहली बात। ठीक है, अब क्या है कि जो व्यंजन होते हैं इसमें अघोष और सघोष होता है। जैसा कि आपने सुना होगा अघोष वर्ण व्यंजन कौन होते हैं, या फिर सघोष, या इसी को दूसरी भाषा में घोष कहते हैं, ये वर्ण कौन से होते हैं। तो अघोष का मतलब होता है वर्गों के पहले और दूसरे। ठीक है, वर्गों के पहले और दूसरे, और तीनों सा तीनों सा क्या होते हैं, अघोष होते हैं। वर्गों के पहले दूसरे भी अघोष होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, इनकी संख्या भी, मतलब इनकी संख्या 13 होती है, इनकी 14, और इधर जो अल्प प्राण है उनकी संख्या 19 होती है। ठीक, सघोष कहा जाए ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में कंपन उत्पन्न हो रहा हो, जो कंपन के साथ बोले जाते हो, उन्हें सघोष या घोष ध्वनियां कहते हैं। ये क्या है, ये वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें होते हैं। ठीक, तो ऐसे भी याद रख लेंगे। ऐसे कोई एक ट्रिक बना लो, 1 3 5 135 24 12, ये तो सरल है, और 34 मतलब 345, इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं। लेकिन जो याद करा हुआ बेसिक है वो सबसे बेहतर है। ट्रिक कभी कभी काम भी नहीं करती, खराब हो जाती है, लेकिन याद करा हुआ बेसिक कभी गलत नहीं होता है। इसके साथ क्या होता, सघोष के साथ अंतस्थ 4 वर्ण होते हैं, और इसके साथ जो ऊष्म का हा है
वो हमारा सघोष ध्वनि है, जबकि तीनों सा उसमें आते हैं, ये अघोष होते हैं। ठीक, ऐसा याद रखना, इसलिए ये ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सघोष कितने वर्ण हैं? 20। अघोष कितने हैं? 13। महाप्राण कितने हैं? 14। अल्पप्राण कितने हैं? 19। ठीक है, तो इतनी ये संख्या हो गई इनकी। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि मातृभाषा क्या होती है, हम लोग देखते हैं कि बोला जाता है कि ये हमारी मातृभाषा है। तो जो मातृभाषा होती है, ये हमें जो अपने माता पिता से प्राप्त होती है, उस भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। तो जब भी कोई भाषा पेरेंट्स के द्वारा मिलती है, माता पिता के द्वारा अर्जित होती है, प्राप्त की जाती है, स्वतः ही मिल जाती है, ऐसी भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है, या फिर किसी की कोई मातृभाषा दूसरी भाषा भी हो सकती है, अंग्रेजी, पंजाबी, तेलुगु आदि अलग अलग भाषाएं हैं, वो किसी की मातृभाषा हो सकती है। राजभाषा क्या होता है? राजभाषा ये होता है कि सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। दस्तावेजों में जो प्रयोग की जाती है, कार्यालयों में जिन भाषा से कार्य किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है, मानक भाषा किसे कहते हैं? आप देखेंगे मानक भाषा शब्द क्या है? मानक। तो यहाँ देखेंगे सुसभ्य और सुसंस्कृत लोगों की भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। कहने का मतलब जो पढ़े लिखे अच्छे व्याकरण द्वारा, वैयाकरण जो हैं उनके द्वारा प्रयोग की गई भाषा, या फिर अच्छे समाज की भाषा, अच्छे लोगों की भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। अगर तीनों में अंतर कहा जाए तो माता पिता के द्वारा प्राप्त हुई भाषा, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग हुई भाषा, सुसभ्य और सुसंस्कृत लोगों की भाषा, तो इतना तीनों में अंतर है। ठीक, तो ये इस प्रकार से भाषा होता। अगर आपसे कहा जाए कि भाषा के सोपान कितने होते हैं, भाषा के सोपान कितने होते हैं, तो आप बताएंगे भाषा के 4 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं? 4 सोपान होते हैं। जैसा कि सूत्र के द्वारा सभी को याद होता है, सुबोपली करके, तो जैसा हमने यहाँ लिख दिया सुबोपली। ठीक है, तो सु का मतलब सुनना, बो का मतलब बोलना, पा का मतलब पढ़ना, ली का मतलब लिखना, यही इनका क्रम होता है। बच्चा सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। ठीक है, तो ये 4 हमारे भाषा के सोपान हैं और क्रमशः इसी तरह ये विस्तृत होते हैं। लेकिन अगर हमारी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन मारिया मॉन्टेसरी, उनके अनुसार कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो क्या होता है, जो लास्ट के 2 हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसा कि लिखना ऊपर आ जाएगा और पढ़ना नीचे आ जाएगा। वो कहते हैं कि बच्चा लिखता पहले है, बाद में पढ़ता है। तो अगर मारिया मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो हमारा लिखना पढ़ना हो जाएगा। लेकिन अगर भाषा के सोपान सामान्यतः जो क्रम होता है वो यही होता, सोवोपली करके, और यही माना जाता है। तो भाषा के सोपान, भाषा के प्रकार, या फिर अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, और इससे पहले मैंने व्यंजनों के कई प्रकार, अयोगवाह, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, उक्षिप्त आदि सब कुछ व्यंजन के बारे में बता दिया। तो अब हम लोग आज का वीडियो यहीं मतलब क्लास ओवर करते हैं। अगली क्लास में कुछ और पढ़ेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।